दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सच तो यह है कि अगर इस देश में कृषि बाजार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था ढह कर गिर जाएगी। और अब जब किसान कल एक लिहाज से आखिरी राउंड की बातचीत करने सरकार के पास जा रहे हैं तो इस देश की अर्थव्यवस्था में इस देश के ग्रामीण भारत की और इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी भूमिका है, या फिर मौजूदा वक्त में स्थिति इस देश के सामने ऐसी आ गई है कि सरकार की नजर, कॉरपोरेट की नजर, इंडस्ट्री की नजर पूरी तरीके से इस देश की किसानी पर लगी हुई है। गिद्ध दृष्टि है उसकी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर, इस देश की फसल को लेकर, इस देश में किसानों की जमीनों को लेकर। और हमें लगता है कि अब बातचीत से कुछ घंटे पहले जब इस देश की अर्थव्यवस्था का पूरा खाका आप समझ पाएंगे, तब आप समझेंगे कि इस देश में सरकारों ने किस तरीके से खिलवाड़ इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ किया है। जिस तरह की बद इंतजामी भारत के भीतर में भारतीय इकोनॉमी के साथ की गई, शायद ऐसी बद इंतजामी आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। और अब एक ही विकल्प शायद मौजूदा मोदी सरकार के पास है, उस बाजार के पास है, उस कॉरपोरेट के पास है, और शायद अर्थव्यवस्था को लेकर बजट बनाने वाले उन अर्थशास्त्रियों के पास भी एक ही रास्ता है, एक ही सोच है और एक ही तर्क है। किसी भी तरीके से कृषि सुधार के नाम पर इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बाजार की दिशा में ढकेलना ही पड़ेगा। लेकिन इसके भीतर की परतों को आज जरा समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि यह सरकार ने इस देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबोया है। जिस दौर में यह देश महामारी और लॉकडाउन को भोग रहा था, उस वक्त भी इस देश का किसान उपज के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उपजा रहा था, लेकिन इंडस्ट्री लगभग नेगेटिव में थी, कोर सेक्टर लगभग नेगेटिव में था, एक्सपोर्ट हमारा हो नहीं पा रहा था, इंपोर्ट की स्थितियों में हम बेहद कमजोर पड़ते चले जा रहे थे। उस वक्त भी इस देश की कृषि ने ही भारत को जिलाए रखा है। तो क्या कल की बातचीत में 3 कानून और एमएसपी पर कोई समझौता सरकार करेगी? और अगर नहीं करेगी तो क्या किसान एक ऐसी स्थिति में इस देश को ला पाएगा जिसमें सरकारों को तय करना पड़े कि उसकी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, जो बाजार पर टिका हुआ है, जो कॉरपोरेट की पूंजी पर टिका हुआ है, जो इंडस्ट्रीज और देश के बड़े बड़े बिजनेस घरानों के सोच और उनके मुनाफे पर चलता है, उसको वो बदल पाएगा क्या अपने आंदोलन के जरिए? ये एक सवाल है। और इस सवाल से पहले हमें लगता है वाकई आज उन परतों को जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर में स्थिति इतनी विकट हो चली है कि कोई भी राज्य की कोई भी सरकार हो, वह कर्ज में डूबी हुई है और यह देश भी कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन इस देश के जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, अगर उन्होंने अपना पैसा, अपना बिजनेस कृषि से जोड़कर लगाया है तो उनका मुनाफा 75% से लेकर 300% तक तय माना जाता रहा है। और इस देश में सबसे ज्यादा कहीं ग्रोथ रेट है तो वह कृषि इकोनॉमी को लेकर है, वह सही मायने में इस देश के रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत को लेकर है। तो आइए जरा आज सिलसिले को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि उन्हें कुछ दूसरा सूझता नहीं। वह किसानों के दर्द, उसके एहसास के साथ इस भरी बरसात में जो सीमा पर किसान मौजूद है और वहां पर खुदकुशी भी किसान कर रहा है, उनकी मौत भी हो रही है, लेकिन आंसू तो दूर उस तरफ वह देखने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां इस देश के सामने लाकर सरकार ने खड़ी कर दी है कि अब वो कानूनों को वापस लेती है तो इंडस्ट्रियों का एक बड़ा समूह है, सिर्फ अंबानी अडानी का जिक्र नहीं है, यहां पर एक बड़ा बिजनेस है जो ढह के गिर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में बिजनेस पनपेगा तो किसानों की मौत निश्चित है। मौत पसंद हो सकती है, अर्थव्यवस्था डूबनी नहीं चाहिए। शायद यह सोच इस देश की गवर्नेंस में आ चुकी है, तभी चाहे नौकरशाह हो, पॉलिटिशियन हो, सत्ताधारी हो, उसे किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ता है। वह तो इकोनॉमी में 2+2+4, 4+4+8 यही देखते रहना चाहता है। इस देश का सच यह है कि मौजूदा वक्त में इस देश के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है, यानी एक लिहाज से नेशनल डेब्ट है,
राष्ट्रीय कर्ज जो है वह तकरीबन 162 लाख करोड़ का है, यानी 2219.37 बिलियन डॉलर। जी, 162 लाख करोड़। और जिस वक्त मोदी सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, उस समय कर्ज में भारत डूबा हुआ था 84 लाख करोड़। 84 लाख करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ पर पहुंच गए हैं। और आने वाले 2 साल में जो कर्ज लेने को बात पर सहमति हो चलती है कि आईएमएफ से इतना लेंगे, वर्ल्ड बैंक से इतना लेंगे, या दुनिया के कई विकसित देशों से हम कितना कर्ज लेंगे, उसकी भी लाइन अगर खींच दी जाए तो 2022 तक भारत के ऊपर कर्ज होगा 197 लाख करोड़। इतना कर्ज, और कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है। 2014 के बाद से 84 करोड़ से 162 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। 84 लाख करोड़ से 162 लाख करोड़ तक हम लोग आ चुके हैं। और इसी दौर में जो तमाम राज्य जो आज की तारीख में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, जो इस सरकार के सामने चू चपड़ नहीं कर पा रहे हैं किसानों के बिल को लेकर, एमएसपी को लेकर, उनका अपना सच क्या या किसी भी सरकार का अपना सच क्या है। सब कर्ज में डूबे हुए हैं। और बीते 9 महीनों में, यानी अप्रैल के बाद से दिसंबर तक की स्थिति यह रही है कि लगभग 5,55,900 करोड़ रुपए कर्ज में इन राज्यों ने लिए हैं इन 9 महीनों में। पिछली बरस की तुलना में यह 43.5% बढ़ गया है। तो क्या यह माना जाए कि इस देश में गवर्नेंस सिर्फ सत्ता की उपभोक्ता पर चलती है, यानी सत्ता किस लिहाज से रईसी करते रहे, खर्च करते रहे, और उसके पास कोई विजन नहीं है? क्या वाकई ये सरकार सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे से इस तरीके से चल रही है? जब टैक्स की भी विकट स्थिति इस देश में देने वालों के सामने आ गई तो राज्य की इकोनॉमी ढहढाकर गिरने लगी। राज्यों के भी आंकड़े देख लीजिए। महाराष्ट्र ने इसी 9 महीने में 39,500 करोड़ रुपए कर्ज लिए। कर्नाटक ने 25,900 रुपए कर्ज लिए। तमिलनाडु ने 16,600 रुपए कर्ज लिए। मध्य प्रदेश ने 16,500 रुपए कर्ज लिए इन्हीं 9 महीने में। और हर महीने ये लोग आरबीआई के जरिए कर्ज लेते हैं। मसलन मंदसौर में किसानों को लेकर जब संकट पनपा था और गोलियां चल गई थी, 7 किसान मारे गए थे, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान फिर से दोबारा वापस सत्ता में आ गए। लेकिन मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की स्थिति क्या है? अप्रैल में 500 करोड़ कर्ज लेते हैं, मई में 500 करोड़ फिर लेते हैं, जून में फिर से 500 करोड़ रुपए लेते हैं, जुलाई में लगभग 3,000 करोड़ रुपए कर्ज लेते हैं, अगस्त के महीने में 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लेते हैं, सितंबर के महीने में 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लेते हैं, अक्टूबर के महीने में फिर से ये लगभग 3,000-4,000 करोड़ रुपया खर्च लेते हैं। इसी तरीके से 18 दिसंबर तक भी इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए और कर्ज लिए। यानी सबको जोड़ते चले जाइएगा तो 16,500 करोड़ रुपए कर्ज मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने भी लिए। तो क्या ये देश सिर्फ इस तरीके से चलाया जा रहा है जहां से पैसा आ जाए, इसके जरिए कुछ चला लें? इस देश की जो खनिज संपदा है, जो इस देश के भीतर में कंज्यूमर क्लास है, इस देश के भीतर में जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके जरिए जो टैक्स लिया जाए वही देश चलाया जाए, यही गवर्नेंस है? सेंटर से लेकर अगर स्टेट तक की स्थिति है तो इस देश को जिंदा रखे हुए कौन है? इस देश में अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आप अलग कर देंगे, इस देश के भीतर में कृषि अर्थव्यवस्था का योगदान अगर खत्म कर देंगे तो हमारी जीडीपी जो है ढहढाकर 50% नीचे आ जाएगी। रोजगार की स्थिति जो अभी फिलहाल नजर आती है, बेरोजगारी दर लगभग 9% है, ये बढ़कर शूट आउट करते हुए लगभग 35% पे पहुंच जाएगी। आप कल्पना कर रहे हैं? आप उस एग्रीकल्चर को उस बाजार के हवाले करना चाहते हैं, उन कॉरपोरेट्स के हवाले करना चाहते हैं जो अपनी अपनी जगहों पर फेल साबित हो गए हैं। फिर भी हमें लगता है कि आज इस बात को समझा जाए कि दरअसल कृषि इकोनॉमी का मतलब होता क्या है और सरकार की जान क्यों हलक पे आ गई है कि अगर उसने इन सुधारों पर ठप्पा नहीं लगाया और कृषि जमीन, फसल, किसान सबको कॉरपोरेट के हवाले नहीं किया तो फिर यह देश ढहढाकर अर्थव्यवस्था के लिहाज से ढह जाएगा। और इस सरकार के पास विजन नहीं है कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए। शायद इसीलिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इंडियन रूरल मार्केट साइज, जो भारत के ग्रामीण भारत का जो बाजार है, उसका साइज 21वीं सदी की शुरुआत में 2000 में सिर्फ 1,25,000 करोड़ का था।
आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते लगभग 18 लाख करोड़ का हो गया है। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंडिया में है, जरा कल्पना कर सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है। 2014 में उस वक्त एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की भारत में जो टोटल उसको पूंजी में अगर तब्दील किया जाए तो तकरीबन 25 लाख करोड़ था 2014 में। 2017 में यह पहुंच गया 44 लाख करोड़ और टारगेट है 2022-23 तक इसको लगभग 90 लाख करोड़ तक ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? जब तक ये कॉरपोरेट के हवाले नहीं किया जाएगा, जब तक ये पूंजीपतियों के हाथ में ना दिया जाएगा जो इसको एक्सप्लॉइट करके पैसे से पैसा बनाए। इन बातों का जिक्र इसलिए है क्योंकि हमारी जीडीपी और हमारे एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा आधार इस देश की एग्रीकल्चर का ही है, यह हर कोई जानता है। और इस दौर में चाहे बीते 6 बरस का जिक्र कीजिए या उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार का भी जिक्र कर लीजिए, एग्रीकल्चर को लेकर क्या हुआ? ऑर्गेनाइज सेक्टर इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कूद गया। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी उसमें लगभग 22% की बढ़ोतरी इसी दौर में हुई। जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर था उसमें लगभग 17% की बढ़ोतरी इसी दौर में हुई। जो एक्सपोर्ट को बढ़ाना था वो लगभग 200% एक्सपोर्ट बढ़ा दिया गया। जो एग्रो केमिकल का जो ज्यादा उपयोग करना था उसमें लगभग 350% का इजाफा हो गया, जिससे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी चल पड़ी। जो हाइब्रिड बीज थे या गुणवत्ता बीज जिसको कहा जाता है उसमें लगभग 200% का इजाफा हुआ। जो खास तौर से उपकरण होते हैं, कृषि उपकरण, उसका बाजार तो इतना तेजी से बढ़ गया। और इस देश के भीतर में जो की प्लेयर्स हैं, जो कॉरपोरेट के की प्लेयर्स हैं, उनके मुनाफे को समझिए और उस मुनाफे के जरिए यह भी समझिए कि किसान इस देश की सरकार को कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं करता है। पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट और इंडस्ट्री करती है और संयोग से एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज इस देश में काम कर रही है उन्होंने भी सरकार को फंडिंग की है, पॉलिटिकल फंडिंग की है और अपने मुनाफे में से उनको हिस्सेदारी दी है। जितना पैसा वो किसानों को दे देते तो इस देश में किसानों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती, जो बीते 20 बरस में अगर आप एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी। सिर्फ इस देश में प्रति किसान की प्रतिदिन की आय में जो इजाफा हुआ है वह सिर्फ 33 पैसे का हुआ है। कल्पना कर सकते हैं यह हमारी कैसी स्थिति में है। अगर यह स्थिति है तो हमको लगता है कि अब इसके दूसरे हिस्से में आइए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके 11 की प्लेयर्स का हम जैसे नाम लेते हैं, ड्यू पॉइंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रैलीज इंडिया लिमिटेड, नुजी वेडू सीड्स लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एडवेंटा, मॉन्सेंटो, पार्ले प्रोडक्ट्स, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स, REI एग्रो लिमिटेड, इफ्को, ये सारे बड़े पावरफुल प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ अगर इनके जब हम उपकरण का जिक्र कर रहे हैं और उसका डाटा एक आपको बताते हैं, 2017 में जो भारत में कृषि उपकरण का बाजार मूल्य कितना था, 2017 में था 62,000 करोड़, 2023 तक टारगेट है 93,000 करोड़। अब आपको जहन में आना चाहिए कि अगर आप 2014 में चले जाते हैं तो उस वक्त यह सिर्फ 40,000 करोड़ का था, यानी कृषि उपकरण का बाजार इस दौर में दुगना हो गया। फर्टिलाइजर का बाजार दुगना हो गया। सीड्स का बाजार वो तो कई 300 गुना ज्यादा से मुनाफा दे रहा है। हर बाजार बढ़ रहा है लेकिन किसान की आय नहीं बढ़ रही है, ये थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। और जबकि हर कोई जानता है कि इस देश में लगभग 50 से 60% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पर है, वह इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट बैंक के तौर पर होती है। और सरकारें इसीलिए कहती हैं हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में देते हैं सब्सिडी, पानी में देते हैं सब्सिडी, जो आप एग्रीकल्चर मशीनरी लेते हैं उसमें हम GST कम से कम लगाते हैं, जो एग्रो केमिकल लेते हैं उस पर हम आपको कम से कम GST लगाते हैं, हाइब्रिड सीड्स का आपको मिल जाता है उस पर सब्सिडी देते हैं। और इतना ही नहीं, जो आपकी आय होती है उसको भी हम टैक्स फ्री कर देते हैं। लेकिन जो आय टैक्स फ्री करते हैं, इस देश में किसान जो कमाता है, अगर उसको औसत में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो उसकी कमाई इतनी है ही नहीं कि वो टैक्स दे पाए, क्योंकि जो टैक्स का जो स्लैब्स तय किया गया है उसमें आपकी अगर सालाना 5 लाख तक की कमाई है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और उसकी आय 5 लाख तक होती ही नहीं है तो किसकी होती है? और टैक्स फ्री का लाभ किसको मिलता है?
टैक्स फ्री का लाभ किसानी और फसल के जरिए जो कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्री कमा रहे हैं उनको टैक्स फ्री होने का लाभ मिलता है और उसकी एवज में वो टैक्स फ्री कंटिन्यू करती चले जाए या उसका हर मुनाफा एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नजर आए, इसको लेके सरकार की पॉलिसी उसके अनुकूल हो जाए। इसकी एवज में कुछ कमीशन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग के तौर पर दे दिया जाए और बॉन्ड्स के तौर पर दिया जाए, खरीद वो देंगे या फिर यूं ही देंगे। एक लंबी फहरिस्त है इसकी जो आपको बार बार हम कहते हैं एडीआर की फाइल में मिल जाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और राइट्स जो है उसके जरिए आपको मिलकर आएगा, समझ में आएगा कि जो रिफॉर्म की दृष्टि में वह पूरा का पूरा हिस्सा जो है बताता है कि किन किन ने कितना कितना पैसा दिया। लेकिन आज जिक्र इसका नहीं। भारत के भीतर में जो ओवरऑल कृषि उपकरण का बाजार जो लगभग मौजूदा वक्त में 75,000 करोड़ का हो चला, ये दुनिया में भी बड़ी तेजी से फैला है। दुनिया में आज की तारीख में लगभग 16 लाख करोड़ का बाजार है इस सिर्फ कृषि उपकरण का। उसमें भारत के भीतर में ये खप जाता है 75,000 करोड़ का। अब 75,000 करोड़ में क्या क्या हो सकता है और क्या वाकई एमएसपी भी दी जा सकती है, नहीं, एक दूसरी स्थिति है। लेकिन इसके साथ समझिए कि किसान कितनी मेहनत करता है और किस तरीके से वो अनाज उपजाता है, और दुनिया में भारत सबसे ज्यादा मूल्य का अनाज उपजाता है। स्थिति को अगर समझना चाहें कि किस रूप में उपजाता है, उसका पहले एक डाटा देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि सरकार क्यों चाहती है कि अब मजदूरों की जरूरत ना पड़े, इक्विपमेंट से अनाज उपजाया जाए। यहां पर सिर्फ सरकार को किसानों से जमीन चाहिए, वो तभी मिल सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बर्बाद होने लगे और 2 जून की रोटी के लिए अपनी जमीन बेचने की स्थिति में आ जाए। यह भी स्थिति लाना चाहती है सरकार, क्योंकि प्रोडक्शन रेट तभी बढ़ेगा जब एग्रीकल्चर जमीन पर किसानों का भार कम हो जाए और वो पूरी तरीके से मार्केट बेस्ड हो जाए और मार्केट सीधे वहां से सामान उठाए और मार्केट में ले आए। इसका सवाल सिर्फ गोडाउन जो अडानी से जुड़ा है, रिटेल सेक्टर जो अंबानी से जुड़ा है, उसका भर नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट्स को, एग्रो प्रोडक्ट्स को अपने तरीके से किस रूप में सेल किया जाता है, प्रोसेसिंग में कैसे सेल किया जाता है, किस रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है, इसका बाजार बहुत बड़ा है। 19-20 में फूड प्रोडक्शन भारत में होता है 295 मिलियन टन, इस साल बढ़कर 298 मिलियन टन हो गया। हॉर्टिकल्चर जो है सोचिए कितना ज़्यादा होता है। लास्ट ईयर का डाटा बताता है कि 320 मिलियन मीट्रिक टन हॉर्टिकल्चर का हुआ। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इस साल में लगभग 208 मीट्रिक टन हो रहा है। शुगर प्रोडक्शन जो है वह सिर्फ अगर आप देखिएगा अक्टूबर 2019 से लेकर मई 2020 तक जो डाटा आया है, जो खास तौर से गन्ने पर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, गन्ना कितना उपजाया गया, जो शुगर प्रोडक्शन उसके जरिए जो हुआ वो लगभग 26.46 मिलियन टन, इतना शुगर भी हुआ। इसका मतलब है कि कैश क्रॉप में गन्ना किसान आ गए और गन्ना किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बिजली मिल इस दौर में कहा हम आपको सब्सिडी देना जारी रखेंगे, जिससे वो इस आंदोलन के साथ ना टिक पाएं। लेकिन आने वाले दौर में उनके भी पर कतरे जाएंगे, यह भी एक फैक्ट है, क्योंकि सरकार का टारगेट तो बहुत साफ है कि आज जो एक्सपोर्ट हो रहा है, आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो लगभग 2.91 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट भारत करता है, जो एक लिहाज से मैक्सिमम है। इसको भी एक्सपोर्ट बढ़ाना है और 4.38 लाख करोड़ तक ले जाना है, यानी 4,38,000 करोड़ तक टारगेट है 2022 तक का। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक्सपोर्ट इस तेजी से बढ़ रहा है तो बाकी क्षेत्रों में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, जिससे सिर्फ कॉर्पोरेट जुड़ा हुआ था, इंडस्ट्री जुड़ी हुई थी। आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि अगर एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर इकोनॉमी को अलग कर दें तो हमारा पूरा एक्सपोर्ट नेगेटिव में चला जाता है। इस दौर में खास तौर से जो लॉकडाउन और महामारी का दौर था, क्योंकि इस दौर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट्स का ही हुआ है। सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक अगर आप जानना चाहते हैं तो 53,626 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हुआ है इसी दौर में। और पिछले साल से भी यह ज्यादा है, यानी जब लॉकडाउन नहीं था 2019 में, उस समय अगर अप्रैल से सितंबर का जिक्र करते हैं तो वो 37,379 करोड़ था, जो इस बार लगभग उसमें भी इजाफा हो गया, लगभग 16 लाख करोड़ का, 16 से ज्यादा 19 लाख करोड़ का लगभग इजाफा हो गया।
और जो ऑर्गेनिक फूड है वह तो बूस्ट इतनी तेजी से कर रहा है कि 2015 में उसका जो मार्केट था वो 2700 करोड़ का था। उस दिशा में सरकार ने जो पॉलिसी बनाई और जो मार्केट के हवाले चीज की, अब 2025 तक माना जा रहा है कि 2700 करोड़ का बाजार बढ़कर 75,000 करोड़ हो जाएगा, जो आज की तारीख में लगभग 22,000 करोड़ हो चला है। इस तेजी से एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट की जरूरत समूची दुनिया में है और भारत के भीतर भी कंज्यूमर सिर्फ उसी का है। इस देश में लोगों को अब अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, इस देश में बहुत सारे मकान, रियल एस्टेट ठप हो गया, मकान नहीं चाहिए। इस देश में कुछ भी चीजें होंगी तो वह 2 जून की रोटी होगी, अनाज होगा, उससे जुड़ी यानी ग्रोसरी की चीजों का मार्केट लगातार बढ़ रहा है और वही मार्केट इस सरकार की जरूरत है। इसीलिए ये 3 कानून हैं और इस 3 कानून के पैरेलल में लेबर लॉ रिफॉर्म भी किया गया है। यह सब कुछ इसीलिए किया गया है क्योंकि दूसरा कोई उपाय इस सरकार के पास बच नहीं पा रहा है। अब यहां से सोचिए कि जो इस देश के भीतर में एफएमसीजी उसको कहते हैं जो एक लिहाज से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है। बिस्कुट भी उसमें आएगा, अमूल भी आएगा, चॉकलेट भी आएगा, मैगी भी आएगा उसमें। इस तरीके के जो एफएमसीजी हैं, इसका मार्केट कैसे डेवलप हुआ है और वो सारा का सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये भी समझिए। 2009 में लगभग 65 करोड़ का एफएमसीजी मार्केट था जो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जुड़ा हुआ था। ये बढ़िया रूरल इंडिया से जुड़ा हुआ पूरा बाजार है। ये 2013 में ये 65 से 108 करोड़ तक आया। 2016 में ये बढ़कर 214 करोड़ हो गया। 2020 में जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो ये लगभग 400 करोड़ का हो चला और 2025 में ये लगभग 750 करोड़ का हो जाएगा। यह रफ्तार है कमाने की। यानी किस रूप में ग्रोथ होता है, अगर उसको भी हिस्सा समझने की कोशिश कीजिए तो 2012 से 2017 के बीच में रूरल सेगमेंट की जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ था वह हर बरस लगभग 700 करोड़ का था। हर बरस उसमें ग्रोथ हो रहा था 700 करोड़, जो रूरल सेगमेंट की इंडियन इकोनॉमी थी। और उसके बाद अगर 2017 के बाद से आइएगा तो एवरेज बीते 4 बरस में निकल कर आता है लगभग 1800 करोड़। जी, 1800 करोड़ एवरेज निकल कर आता है। ये है पर ईयर ग्रोथ। किसी इंडस्ट्री में होगा, किसी जगह पर यह स्थिति आएगी? नहीं आएगी। यानी इस देश के भीतर में अगर किसान ये सोच ले कि वह अनाज सिर्फ अपने लिए उपजाएगा और इस देश में किसी इंडस्ट्री को नहीं देगा, 1 साल के लिए अगर वो पेट बांध कर रह गया तो इस देश की वह पूरी इकोनॉमी ढह कर गिर जाएगी, जो कि एग्रीकल्चर पर टिके हुए उस मार्केट के लिए पॉलिसी बना रही है जिसको किसानी नहीं करनी है, जिसको मेहनत नहीं करनी है। वो पैसा लेकर जाता है और पैसा लेकर वहां से अनाज खरीदता है। दूसरा सवाल यहां पर होना चाहिए, वो पैसा कहां से लेकर जाता है, उसके पास पैसा कहां से आता है। इस देश में बैंकों को लेकर जो पॉलिसी बनी हुई है और कर्ज देने को जो पॉलिसी बनी हुई है, वह किसानों को कर्ज जो देते हैं वह एवरेज जब आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा एवरेज निकलता है लगभग 45,000 रुपए। बैंक 45,000 रुपए एक किसान को अगर एवरेज कर्ज दिए हुए है तो इस देश में कॉरपोरेट का जो एवरेज कर्ज है, जिससे जुड़ी हुई तमाम एग्रो कंपनीज है, वो तमाम कृषि उपकरण से जुड़ी हुई कंपनी है, फर्टिलाइजर से जुड़ी कंपनी है, सीड से जुड़ी हुई कंपनी है, उनका जो एवरेज वो बैंकों से लोन ले लेते हैं, वह लोन तकरीबन एवरेज के तौर पर जो बैठता है वह सिर्फ और सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया बैठता है। आप कल्पना कर रहे हैं 60,000 करोड़ रुपया हर फील्ड का अगर आप बांट रहे हैं और उसके जब भीतर में घुसिएगा प्रति कॉरपोरेट, तो आपके सामने एवरेज निकल कर आएगा लगभग 5,500 करोड़। यानी यहां पर 45,000 एक किसान को, 5,500 करोड़ एक कॉरपोरेट को एवरेज, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रो फील्ड से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। और हर फील्ड को जब आप डिफाइन कीजिएगा, सीड्स का अलग कीजिएगा, फर्टिलाइजर को अलग कीजिएगा, कृषि उपकरण को अलग कीजिएगा, इंश्योरेंस को अलग कीजिएगा, तो आपके जहन में आएगा इनको दिया जाने वाला एवरेज लगभग 60,000 करोड़ का है प्रति फील्ड में एवरेज। यह स्थिति है। तो किसानी पर आप खर्च क्यों नहीं करते हैं? किसानी की जमीन को आप हथिया कर अपने अनुकूल उस
कॉरपोरेट के मुनाफे के साथ जुड़ना चाहते हैं। हाँ, इसका दूसरा सच भी है, इस देश के भीतर में बीते 10 साल में कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में जो खुदकुशी हुई, उनकी संख्या लगभग, जो कर्ज नहीं चुका पाए, बैंकों के कर्ज नहीं चुका पाए, साहूकार के कर्ज अलग हैं, उनकी संख्या बीते 10 बरस में तकरीबन 7,500 है, जो कर्ज नहीं बैंक का लौटा पाए और खुदकुशी कर ली बीते 10 बरस के भीतर में। लेकिन इन्हीं बीते 10 बरस के भीतर में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुआ कॉरपोरेट था, जिसने पैसा नहीं लौटाया, उनकी तादाद लगभग 12,000 है, जो छोटे मोटे हैं और कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं, नहीं लौटाते हैं। कुछ तो ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं तो विलफुल डिफॉल्ट हो जाते हैं, यानी हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे, तो सरकार उनके लिए एक नई पॉलिसी लेकर आती है, कहती है इसको बैंकों की आप अपनी बुक से इसको हटा दीजिए, कम से कम 500 करोड़ तक का आंकड़ा तो हटा दीजिए। तो 500 करोड़ तक का आंकड़ा सरकार बैंकों के बुक से हटवा देती है उन कॉरपोरेट्स के लिए जो कॉरपोरेट्स धंधा करते हैं इस देश की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन एग्रीकल्चर उपजाने वाला किसान जो है, एवरेज अगर 45,000 रुपए को कर्ज लिए हुए, वह नहीं मिटाया जाता है और वो खुदकुशी कर लेता है। किसानों को बातचीत करते वक्त ये समझना होगा, और अगर बातचीत फेल होती है तो आने वाले वक्त में आंदोलन की रूपरेखा इस देश में को कैसे अपने भीतर समाहित कर लेगी और आंदोलन इस देश में कैसे समाहित हो जाएगा, यह वक्त के साथ धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन यह समझना होगा, क्योंकि इस दौर में सरकार की आंखों में ना तो आंसू है, ना उसके दिल में कोई धड़कन है। ठंड भरी रात है, बरसात हो रही है, किसान खुदकुशी कर रहा है। उस खुदकुशी में भी एक उम्मीद है कि मेरी मौत के बाद सरकार जाग जाएगी। ये अगर खुदकुशी नोट में लिखा हुआ है तो इससे दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता है। और शायद ये एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो चला है जहां पर सरकार को लगता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर किसानी को खत्म करना है, कॉरपोरेट के हवाले करना है। और दूसरी तरफ किसानों को अब लगने लगा है कि खुद को खत्म कर लें, लेकिन इस देश में एग्रीकल्चर को खत्म नहीं होने देंगे। यह उसकी एक आखिरी लड़ाई है। तो क्या 21वीं सदी के दौर में भारत शायद एक नई रोशनी की दिशा में जा रहा है, या फिर एक ऐसा अंधेरे में समा गया है जिसमें मौत दर मौत लिखी हुई है? क्या ये सारे सवाल हैं, और कल बातचीत की टेबल पर क्या होगा इसका इंतजार आपको भी है और इसका इंतजार हमको भी है, और शायद समूचे देश को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।